जय हिंद दोस्तों, मैं AK सिंह आपका स्वागत करते हैं आपके अपने YouTube चैनल अंजना क्लासेस में। दोस्तों, आज हम करंट का एक और मुद्दा लेके आए हैं। वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण जी ने जो बजट लाई हैं वो कोरोना काल से उभरने के बाद को बहुत ही इसको इम्पोर्टेंट माना जा रहा है। इसको समझने से पहले हम बजट के इतिहास के बारे में समझेंगे कि आखिर बजट आया कहाँ से, और उसका बाद देखेंगे कि वर्तमान में जो बजट आया है इससे हमारे जो किसान भाई आंदोलन कर रहे थे, साथ ही साथ बेरोजगार युवा पे क्या क्या असर होगा इसको जानेंगे। देखिए, ये जो बजट शब्द है आखिर वो बोग्यूट शब्द से बना है। किससे बना है? बोग्यूट से, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। एक बार की बात है, इंग्लैंड के एक वित्त मंत्री रॉबर्ट वालपोल थे। प्रथम बार जब अपने संसद में यही बजट लेके आए थे, चमड़े के थैला लेकर आए थे, तो लोग उनका बहुत मजाक उड़ाए थे। वहां जो अन्य मंत्री थे बहुत मजाक उड़ाए थे। लेकिन 1803 ईस्वी में फ्रांस ने प्रथम बार बजट को प्रस्तुत किया था। तो बजट का अर्थ बोग्यूट शब्द से बना है, जिसका अर्थ होता है चमड़े का थैला। सबसे पहले इंग्लैंड के वित्त मंत्री रॉबर्ट पोल लाए थे, उसके बाद फ्रांस 1803 ईस्वी में। 1860 ईस्वी में हमारे जो वायसराय उस समय उनका नाम था जेम्स विल्सन। उन्होंने भारत में सबसे पहले बजट को लाया था। तो कहा जाता है कि सबसे पहले बजट का जन्मदाता भारत में किसको माना जाता है? जेम्स विल्सन को। देखिए, उसी समय बजट जो है 1921 ईस्वी में जो रेल बजट आता था ना, वो अलग से आता था, और आम बजट जो था वो अलग से आता था। लेकिन 2017 ईस्वी में मोदी सरकार ने ये रेल बजट को आम बजट में ही क्या कर दिया? मिला दिया था, मर्ज कर दिया था। अब देखिए, अब इसका इतिहास ये समझना है कि हमारे संविधान में बजट शब्द का चर्चा कहीं किया ही नहीं गया है। बजट के स्थान पे वार्षिक वित्तीय विवरण, जिसका जो है अनुच्छेद 112 में चर्चा किया गया है। देखिए, बजट प्रस्तुत करने का जो अधिकार है वो राष्ट्रपति जी को है, लेकिन वो नहीं करते हैं। वो अन्य मंत्रियों को कहते हैं कि आप बजट को क्या करिए? प्रस्तुत कीजिए। साधारणतः ये देखा गया है कि बजट जो है वित्त मंत्री ही प्रस्तुत करते हैं, क्योंकि जो लेखा जोखा का जो सामान होता है वो वित्त मंत्री के अंडर में ही आते हैं। अब देखिए, पहले जो बजट प्रस्तुत होता था वो लाल ब्रीफकेस में होता था। ब्रीफकेस का अर्थ हुआ सूटकेस, यानी पहले जो बजट प्रस्तुत होता था लाल सूटकेस में होता था। लेकिन पिछले बार की बात है, जब 2020 ईस्वी में निर्मला सीतारमण जी बनी थी, तो उन्होंने लाल ब्रीफकेस के जगह लाल बही खाता का प्रयोग किया था। क्या किया था? लाल बही खाता का। ये 2020 ईस्वी की बात है। इस बार जो बजट आया है 2021 और 22 में, वो लाल मखमली लिफाफा लेके आई है। इसको बहुत बारीकी से समझना है। पहले जो वित्त मंत्री थे वो लाल सूटकेस लेके आते थे। पिछले बार जब 2020 में निर्मला सीतारमण जी लाल बही खाता लेके आई थी, लेकिन इस बार क्या हुआ है? लाल मखमली लिफाफा है, उसमें बही खाता नहीं है। उसमें क्या है? एक टैबलेट लेके आए हैं। अब इससे यही समझना है, टैबलेट लेके आने का मकसद क्या है कि इस बार का जो बजट है बिल्कुल पेपरलेस हो रहा है, यानी कि बिल्कुल डिजिटल तरीके से किया जा रहा है। और इस बार का जो थीम है उसका नाम है आत्मनिर्भर भारत, और साथ ही साथ राष्ट्र प्रथम। अब समझते हैं क्या क्या इस पे बजट पे हुआ है। देखिए, बजट का में जो होता है ना, एक साल के पहले का लेखा जोखा, साधारणतः एक साल के जो आगे जो कितना मेरा आय होगा, कितना व्यय होगा, इसका जो लेखा जोखा करना ही बजट कहलाता है। देखिए, तो इस बार का जो बजट है वो मेनली 6 स्तंभ पे टिका है। 6 स्तंभ को ध्यान नहीं देना है। मेन इसका जो मुद्दा है, इसके अंतर्गत क्या क्या आता है उसको समझना है। इस बार का जो बजट है वो 2021-22 का है। कब का है? 2021 और 22 का, एक साल का 6 स्तंभ पर। पहला जो बजट है वो स्वास्थ्य एवं कल्याण में। देखिए, स्वास्थ्य और कल्याण में सबसे पहला ध्यान दिया गया है। पीएम एक योजना आई है, पीएम आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ योजना। देखिए, पीएम आत्मनिर्भर भारत स्वस्थ योजना, इसके अनुसार जो आवंटित खर्च किया गया है 64,180 करोड़। दूसरा, कुपोषण पे ध्यान दिया गया है, और साथ ही साथ स्वास्थ्य में कोविड-19 वैक्सीन जो है उसके लिए 35,000 करोड़ रुपया का आवंटित किया गया है। अब देखिए, साथ ही साथ इसे सब स्वास्थ्य के अंतर्गत ही आएगा, स्वास्थ्य और कल्याण के अंतर्गत। शहर पे इस बार विशेष ध्यान दिया गया है। शहर में जल की आपूर्ति के लिए
जल नल योजना में को भी लगाया गया है। और शहरी क्षेत्र में जहाँ की आबादी लगभग 10 लाख से एवं है, वहाँ वायु प्रदूषण को कम करने के लिए भी 2217 करोड़ के लिए बजट को लाया गया है। और साथ ही साथ इसको इम्पोर्टेंट ध्यान देंगे, पुराने जो भी वाहन है उसको बंद करने के लिए, क्रमबद्ध तरीके से बंद करने के लिए भी इसको स्वास्थ्य और कल्याण के अंतर्गत ही रखा गया है। तो ये था पहला पिलर स्वास्थ्य एवं कल्याण में। दूसरा जो है फिजिकल, फाइनेंशियल एंड इंफ्रास्ट्रक्चर। इंफ्रास्ट्रक्चर का अर्थ होता है आवश्यक बुनियादी ढांचा। बस इसको साधारण ही समझना है, वैसा चीज जिसको जनरली लोग क्या करते हैं, मतलब यूज करते हैं। जैसे वो कहने का अर्थ है रेल हो गया, सड़क हो गया, ये सबको सब आदमी को जरूरत है, इसका उपयोग हर कोई करते हैं, तो उसी को आवश्यक बुनियादी ढांचा के अंतर्गत रखा गया है। तो इसमें सबसे पहले देखिए 2 योजना को याद रखना है, इसको ऑब्जेक्टिव के तौर पे पूछ सकता है। एक योजना है PLI, इसका फुल फॉर्म होता है प्रोडक्शन लिंक्ड एंड इनिशिएटिव, और दूसरा योजना है मित्र योजना। मेन इसमें इस योजना के बुनियादी ढांचा के अंतर्गत 4 राज्यों में विशेषकर ये देखा गया है, जैसे एक तमिलनाडु, केरल, पश्चिम बंगाल और असम में ध्यान दिया गया है, वहाँ राजमार्ग, वहाँ रोड और हाईवे भारतमाला परियोजना के तहत बनाने के लिए विशेष ध्यान दिया गया है इस बजट में। साथ ही साथ ये वेस्टर्न एंड ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर, ये क्या है, दिल्ली एक संकीर्ण जगह है, तो यूपी और हरियाणा से अगर किसी लोग को जाना होता था तो दिल्ली के बीचों बीच जाना पड़ता था, जिससे उनको बहुत ज़्यादा समय लगता था। तो नितिन गडकरी जी ने क्या किए, दिल्ली के चारों तरफ बाहर एक रोड का योजना बनाया है, जिसको 2 साइड से, एक को बोलते हैं वेस्टर्न, एक को बोलते हैं ईस्टर्न फ्रेट कॉरिडोर। इसके लिए भी इसमें ध्यान दिया गया है। तो ये था आवश्यक बुनियादी ढांचा में मेन सबसे ज्यादा ध्यान देना था राजमार्ग पे, 4 राज्य तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल और असम में। उसके बाद इसमें आखिर यही राज्य में क्यों किया गया, इसको हम लास्ट में समझेंगे। मेन जो तीसरा जो है, इसको फाइनेंशियल कैपिटल, वित्तीय पूंजी, इसके अंतर्गत सबसे पहले इस बात पे ध्यान दिया गया है डिजिटल इंश्योरेंस। ये समझ में नहीं आएगा, बस साधारण से समझिए। डिजिटल इंश्योरेंस क्या होता था कि मान के चलिए आप किसी बैंक से लोन लिए, ठीक है, बैंक से लोन लिए और वो बैंक क्या हो गया, दिवालिया हो गया, फरार हो गया, तो आपका पूंजी डूब गया। तो इस योजना के तहत, इस बजट के तहत आपको ये किया गया है कि अगर ऐसा होता है तो पहले जो है आपको इंश्योरेंस के रूप में 1 लाख रुपया दिया जाता था, अब उसी 1 लाख को बढ़ाकर 5 लाख रुपया तक कर दिया गया है। अब देखिए दूसरा है NPA। NPA का फुल फॉर्म होता है नॉन परफॉर्मिंग एसेट। देखिए इसको बस साधारण से यही समझना है, सबको जो है दैनिक जीवन में इसको समझिएगा तो समझ में आएगा। NPA क्या होता है, मान के चलिए कि आप बैंक से रुपया लिए और पैसा देने में आप असमर्थ हो गए। जब पैसा देने में आप असमर्थ हो गए तो आप कहीं भागिएगा, जैसे विजय माल्या जी वो भाग गए, तो बैंक तो जोड़ रही है कि जो विजय माल्या जी जो लोन लिए हैं वो तो उनके बैंक के बही खाता में तो जोड़ रहे हैं, लेकिन क्या वो जो पैसा लेके भागे हैं वो कहीं पे परफॉर्म कर रहा है, अपना योगदान देश में दे रहा है? तो कहिएगा नहीं दे रहा है। तो वैसा पैसा जो आपके बही खाता में तो है लेकिन वो किसी काम का नहीं है, उस संपत्ति को कहते हैं नॉन परफॉर्मिंग एसेट। तो उस पे विशेष ध्यान दिया गया है। उसके लिए एक बैड बैंक खोलने की योजना है। क्या करना है कि जितना भी भारत में जितना भी बैंक है जिसमें NPA कितना हो गया, सबको एक जगह बैड बैंक में लाने की योजना है। और ये जो है MSME का अर्थ होता है माइक्रो स्मॉल एंड मीडियम इंटरप्राइज। कहने का अर्थ है सूक्ष्म मध्यम एवं लघु उद्योग। इसके तहत भी 15,700 करोड़ रुपया की योजना है। अगला है, इसको बहुत ध्यान देंगे, यह है समावेशी विकास। अभी जो किसान भाई जो आंदोलन कर रहे थे, अब उनके लिए क्या फायदा होगा क्या घाटा होगा, अब इसी में आपको समझना है। सबसे पहले 1000 जो किसान भाई मंडी की मांग कर रहे थे, तो 1000 मंडी खोलने की योजना है, जिस योजना का नाम होगा NAM नाम, यानी नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट। क्या होगा इसका फुल फॉर्म? नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट।
इसके साथ ही किसान को ऋण लेने के लिए ये जो योजना है इसके तहत 16.5 लाख करोड़ रुपया को आवंटित किया गया है। पहला क्या किया गया है, 1000 आपको मंडी जो है उसको 1000 नए मंडी खोलेंगे नेशनल एग्रीकल्चर मार्केट के तहत। अब ये जो स्वामित्व योजना है ये बहुत ही VVI, इसको VVI कर लीजिए। ये VVI क्या है, बहुत से अभी ग्रामीण क्षेत्रों में देखा गया है कि भूमि के मालिक बहुत से लोग भूमि पे रह रहे हैं, किसान ना खेत फसल उगा रहे हैं, लेकिन वो जमीन उनके नाम से नहीं है। तो किसान ने एक योजना लाई है जिसका नाम है स्वामित्व योजना। इस योजना के तहत आपको क्या करना होगा, सरकार आपको जो वास्तविक उस पे हक है, मतलब जो उस पे अपना फसल उपजा रहा है या आप रह रहे हैं, तो उसको क्या करेगा, एक लाइसेंस आपको देगी कि आप एक को लाइसेंस देगी। इससे क्या होगा कि भूमिहीन जो भी, मान के चलिए आपका जो हक मिलना चाहिए था वहाँ जो क्या कहते हैं उसको, उस पे जो रह रहे हैं घर पे, तो उनको कुछ हक मिलेगा। और जो जिनके नाम से वो जमीन रहता था वो उस जमीन से वंचित हो जाएंगे। इससे सरकार और लोग, ग्रामीण को, दोनों को फायदा होगा। सरकार को कर आएगी और ग्रामीण को अपना जमीन मिल जाएगी। और दूसरा है प्रवासी मजदूर पे भी ध्यान दिया गया है, और साथ ही साथ एक देश एक राशन कार्ड की सभी राज्यों में लागू करने की योजना है। चौथा है मानव पूंजी। मानव पूंजी में देखा गया है कि वैसा चीज देखिए, 100 सैनिक स्कूल खोलने की योजना है। साथ ही साथ अभी जो नया जिला बना है, मैंने केंद्र शासित प्रदेश लद्दाख में एक जिला है लेह में एक केंद्रीय विश्वविद्यालय बनाने की योजना है, और आदिवासी के लिए एकलव्य आदर्श आवासीय विद्यालय बनाने की योजना है। यह सब मानव पूंजी के अंतर्गत आ जाता है। पांचवा जो पिलर है वो होता है रिसर्च एंड डेवलपमेंट। देखिए भारत सरकार क्या किस किस चीज पे रिसर्च करती है, क्या क्या डेवलप करती है, उसके लिए सबसे पहले देखिए NRF योजना के 50,000 करोड़ रुपया को आवंटित किया गया है। और साथ ही साथ PSLV C-51 यानी पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल के तहत इसको लॉन्च किया जाएगा। और साथ ही साथ इसमें किया गया है कि अगली जो जनगणना होगी बिल्कुल डिजिटल होगी। उसके लिए 3768 करोड़ रुपया की बजट तैयार किया गया है। और जो है महासागरीय अन्वेषण के तहत डीप ओशन मिशन को लाया गया है। ये था रिसर्च एंड डेवलपमेंट पांचवा पिलर। और छठा जो पिलर है कि इसमें देखा गया है कि किस पे टैक्स बढ़ा, किस पे टैक्स घटा। तो देखिए 75 साल से जो ज्यादा एवं के बुजुर्ग हैं उनको इनकम टैक्स रिटर्न भरने की जरूरत नहीं हो गई, लेकिन शर्त है उनके लिए, वो अगर आय की प्राप्ति सिर्फ पेंशन है, पेंशन के अलावा दूसरा चीज नहीं है, तब उनको ITR रिटर्न फाइल आपको भरने की जरूरत नहीं होगी। और ये जो दो चीज है इस पे ध्यान देना है। पेट्रोल पे क्या किया गया है कि सीमा शुल्क, पेट्रोल का जो होता है कर को, अधिशेष को बढ़ा दिया गया है। इससे क्या होगा, पेट्रोल बढ़ेगा तो आपका किराया क्या हो जाएगा, पेट्रोल का जब दाम बढ़ेगा तो किराए का दाम बढ़ेगा। इससे जो लोगों हैं, व्यक्तियों को क्या होगी, हानि होगी, परेशानी होगी। और साथ ही साथ ये जो मोबाइल चार्जर है, मोबाइल और चार्जर पे सीमा शुल्क, अगर कहीं विदेश से आयात हो रहा है तो उसका सीमा शुल्क बढ़ गया, सीमा शुल्क बढ़ेगा तो मोबाइल और चार्जर क्या हो जाएंगे, महंगे हो जाएंगे। और पेट्रोल महंगा हुआ है तो किराया क्या हो जाएगा, किराया भी महंगा हो जाएगा। और साथ ही साथ सीमा शुल्क में जो कमी किया गया है वो सोना और चांदी में किया गया है। किसमें किया गया है, सोना और चांदी में किया गया है। अब देखिए अब सरकार का क्या लेखा जोखा है, इसमें कितना खर्च होगा, कितना घाटा होगा। देखिए सरकार जो है इस बार व्यय करने की उसकी योजना है 34,83,236 करोड़ रुपया व्यय करने की इसकी योजना है। और साथ ही साथ इसका अनुमान लगाया गया है कि राजकोषीय घाटा कहने का अर्थ है कि विभिन्न मदों से सरकार को कितना आय हुआ और विभिन्न मदों पर कितना उसका व्यय हुआ। तो आय में से व्यय को घटाने के बाद, सपोज दैट आप 100 रुपया आपको आय हुआ, आप 103 रुपया आपका व्यय हो गया, तो घाटा कितना हुआ, 3 रुपया घाटा हुआ, तो वही आपका राजकोषीय घाटा हो गया। तो ये जो सरकार का इस बार योजना है, मतलब उसका अनुमान है कि उसका राजकोषीय घाटा कितना होगा, 6.8%।
कहने का अर्थ है अब सरकार का कहाँ कहाँ से आय होगा और कहाँ कहाँ उसका व्यय होगा, तो है तो बहुत, सीरियली से ऊपर से याद करना है। तो सबसे पहले इस बार जो बजट में है सरकार का जो आय होगा सबसे ज़्यादा उधार लेने से होगा। आप बताइए, उधार लेने से आय होगा, वो गिनती कर रहे हैं कि ये मेरा आय है। आप किसी से उधार ले रहे हैं तो आपका क्या हो गया, इनकम हो गया। तो सरकार जो है इस बार कहने का अर्थ है कि अगर सरकार को 36 रुपया 100 रुपया अगर एक साल में आय होगा तो उसमें से 100 रुपया में 36 रुपया आय कहाँ से आएगा, तो उधार लेगी, कहीं अलग विदेशी से लेगी, चाहे कहीं से आरबीआई से लेगी, क्या लेगी, उधार लेगी। दूसरा जो है जीएसटी गुड्स एंड सर्विस टैक्स से आपको 15%, कहने का अर्थ है 36 रुपया आपको उधार हो गया, अब 15 रुपया क्या हो गया, जीएसटी से। और तीसरा नंबर पे इनकम टैक्स से कितना रुपया हो गया, सबको हम 100 रुपया पे तुलना कर रहे हैं। 36 रुपया उधार से हो गया, जीएसटी 15 हो गया, इनकम टैक्स से 14। आप पूछेगा सबसे कम कहाँ से इनकम होगा, तो सबसे कम जो होगा सीमा शुल्क से 3 रुपया होगा, यानी 3% होगा। तो आखिर आपका आय होगा तो व्यय भी होना चाहिए ना, तो व्यय जो होगा ब्याज में से, अब उधार लिए हैं तो आप उसका इन्वेस्ट करेंगे कि नहीं, तो उसका ब्याज आप चुकाइएगा ना, तो ब्याज में आपका 20 रुपया चला जाएगा, यानी 100 रुपया में कितना चला जाएगा, 20 रुपया चला जाएगा। राज्य कर में आपका 16 रुपया चला जाएगा। और सबसे कम आपका जो व्यय होगा वो सब्सिडी में, सब्सिडी क्या होता है, सब्सिडी में आपका सबसे कम। इस बार को जो सरकार जो है अपने बजट को भी शेप में देख रही है। भी शेप कहने का अर्थ है कोरोना काल में, देखिए भी का आकार है ऊपर से नीचे आ रहा है, अब फिर क्या हो रहा है यहाँ से ऊपर जा रहा है। तो कोरोना काल में विभिन्न कारणों से यहाँ का जो इनकम था सरकार का वो देखिए पहले घट गया था, अब बाद में अब जो अनुमान है वो क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। अब क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। इस बजट में कुछ कमियां भी देखी गई है। सबसे बड़ा, कुछ राज्य इनसे नाराज है। कारण क्या है कि वैसे वैसे राज्यों पे ध्यान दिया गया है कि जहां इस बार चुनाव है। देखिए तमिलनाडु, केरल, वेस्ट बंगाल और असम में अब यहाँ राजमार्ग पर यहाँ NH हाईवे बनेगा, तो यहाँ कुछ राज्य अलग राज्य हैं जो इनसे नाराज हैं। और इस बार का जो बजट जो तैयार कर रही बनाई थी उनका नाम था निर्मला सीतारमण और राज्य वित्त मंत्री अनुराग ठाकुर जी। निर्मला सीतारमण जी पूर्णकालीन वित्त मंत्री, भारत की पहली महिला वित्त मंत्री हैं। अगर ये वीडियो आपको पसंद आया है तो लाइक और सब्सक्राइब जरूर कर दें।